जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1992 का क्वेश्चन पेपर जो है सेकंड सेक्शन बी का क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे कि PYQ में अब तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें 4 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत फिर 4 प्रश्न हैं A, B, C एंड D। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध UPSC सिविल सर्विसेज वैकल्पिक विषय का यह प्रश्न है 1992 का। सेक्शन बी का देखिए, कमेंट करना है इन चारों प्रश्नों में 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A, ह्यूमन राइट्स इन द US फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, मानव अधिकार की बात कही जा रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की विदेश नीति में। किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विदेश नीति में जो है ह्यूमन राइट्स की वो बात करता है, या फिर ह्यूमन राइट्स के एंगल से आप अमेरिका की विदेश नीति का निर्धारण करें या उसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर पॉलीफ्रेशंस। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, देखो सोवियत यूनियन का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका विघटन हो गया। ठीक है, एंड थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर पॉलीफ्रेशंस। लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियर पॉलीफ्रेशंस का जो थ्रेट है कि न्यूक्लियर जो है ना पूरे के पूरे परमाणु और अणु जो है पूरे के पूरे कह सकते हो कि अन्य देशों में, जैसे उस वक्त यूक्रेन वगैरह में न्यूक्लियर वगैरह बॉम्ब्स थे, हालांकि वो रशिया को ही दे दिया। तो उस वक्त ये भय सता रहा था कि जो भी USSR का जो न्यूक्लियर या परमाणु जो भी शक्तियाँ हैं उसका जो है वो कहीं अन्य देशों में भी वो बंटवारा ना करे या फिर उसको बांटे ना। तो इसका एक जान लो। और एक चीज़ और है, इसको 2 परिप्रेक्ष्य में भी समझाया, और इस परिप्रेक्ष्य में भी समझाया जा सकता है कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो USA में और USSR में कॉन्फ्लिक्ट था और दोनों देश के पास जो है न्यूक्लियर और वेपन्स थे। तो दोनों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर किसी भी एक दूसरे देश पे गलती से भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हो जाता है तो इस परिस्थिति में जब दूसरा देश रिटेलिएट करेगा तो वो स्थिति एकदम भयावह होगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराए थे और उससे जितने लोगों की जान माल की नुकसान हुआ था, पूरे के पूरे एक प्रकार से कह सकते हो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि इसकी स्थिति कितनी भयावह होती अगर परमाणु युद्ध हो जाता और तीसरी विश्व युद्ध जो है हो जाती है। लेकिन शीत युद्ध ही रह गया और रशिया का जो है 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1C, इंडिया एंड द IMF, भारत और ठीक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यहाँ लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 और D है, इराक आफ्टर द गल्फ वार। गल्फ वार के कारण क्या थे और गल्फ वार के बाद इराक की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हमें जो है लिखने हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C एंड D। इन 4 प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि डिस्कस द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पीस इन द वेस्ट एशिया। ठीक है, इन द व्यू ऑफ द चेंजेस इन द US एंड इजराइल पॉलिसी एंड एटीट्यूड इन दिस रिगार्ड। देखो, हमें इस बात को डिस्कस करना है, इस बात को हमें जो है विचार करना है, इस बात की हमें जो है एक प्रकार से डिस्कशन करना है जो वेस्ट एशिया में पीस और शांति की व्यवस्था जो है कैसे स्थापित हुई या कैसे भी शांति वहाँ है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखो कोई भी देश में खास करके वेस्ट एशिया में, क्योंकि वहाँ जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो वहाँ का उथल पुथल का कारण वेस्ट एशिया के लोग नहीं होते बल्कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होती है, क्योंकि वो किसी दूसरे देश में लड़वा दिया, किसी तीसरे देश में बम पटक दिया और वहाँ से फिर बोला कि भाई इतना खर्च हुआ है, हमने तुमको बचाया है, हमको जो है तेल निकालने दो। ठीक है, तो वो जो है वहाँ तेल जो है बहुत बड़ा कारक होता है। ठीक है, तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि जो वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता है उसके बारे में और किस प्रकार से उसमें बदलाव आ रहे हैं, कारण US एंड इजराइल, US और एक इजराइल भी फैक्टर है। ठीक है, इजराइल के साथ कैसे देखो फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इजिप्ट वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे देशों के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और एटीट्यूड, अमेरिका हमेशा इजराइल का सपोर्ट करता है, याद रखना इस चीज़ को। अमेरिका हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है और जितने भी वेस्टर्न नेशन हैं, खास करके अरब और मुस्लिम नेशन हैं, वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। तो दोनों में वाद विवाद चलते रहता है। फिर गल्फ क्राइसिस हो गया, ईरान इराक वार हो गया, कुवैत इन्वेंशन हो गया,
यमन और कह सकते हो कि सऊदी अरबिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और बहुत सारे ऐसे क्राइसिस चलते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इस पर जो है आपको डिस्कशन करना है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर पढ़ देता हूँ। डिस्कस द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पीस इन द वेस्ट एशिया इन व्यू ऑफ द चेंजेस इन द यूएस एंड द इजराइल पॉलिसी एंड एटीट्यूड इन दिस रिगार्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एनालाइज द डेवलपमेंट इन द इंडो यूएस सिंस द एंड ऑफ द गल्फ वार। देखो अब भारत और यूएस का संबंध, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का संबंध कैसा है, इसके बारे में हमें एनालाइज करना है, इसके बारे में हमें विश्लेषण करना है, विवेचन करना है। और गल्फ वार के बाद भारत और यूएस के रिश्ते में कैसे सुधार आया, इसके बारे में हमें लिखना है। गिव रीजन फॉर चेंज, और आखिर क्यों बदलाव आए, क्यों सुधार आए, इसके कारण बतलाने हैं। एंड इफ एनी इन द साउथ एशिया पॉलिसी ऑफ द यूएसए। और जो साउथ एशिया, देखो हर एक देश की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। भारत की भी फॉरेन पॉलिसी होती है, वेस्ट एशिया के लिए अलग, ईस्ट एशिया के लिए अलग, नॉर्थ एशिया कह सकते हो नॉर्थ अटलांटिक रीजन के लिए अलग, यूरोपियन के लिए अलग, रशिया के लिए अलग, सेंट्रल एशिया के लिए अलग, कह सकते हो कि अफ्रीका के लिए अलग। तो हर एक देश की अपनी अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी साउथ एशिया पॉलिसी अलग होती है, वेस्टर्न पॉलिसी, वेस्ट एशिया पॉलिसी अलग होती है, साउथ ईस्ट एशियन पॉलिसी अलग होती है, चाइना के लिए उसके पॉलिसी अलग हैं, यूएसए के लिए अलग हैं, यूरोपियन नेशन के लिए अलग पॉलिसी हैं। तो इसमें यहाँ कहा जा रहा है कि क्या कुछ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साउथ एशियन को लेकर जो विदेश नीति है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसके बारे में विवेचना करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। एक आखिरी क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है इस 1992 का, इसे हम देख लेते हैं कि देख सेंट्रल फोकस ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत होते हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होते हैं, उसके जो केंद्रीय में जो है ना, कह सकते हैं कि उसके जो केंद्र में होता है वो होता है इज नो लॉन्गर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म बट नॉर्थ वर्सेस साउथ। इसमें देखो नॉर्थ साउथ का डिबेट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो नॉर्दर्न नेशन है वो मुख्यतः डेवलप्ड नेशन है और वो विकसित और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, लेकिन जो सॉर्दर्न नेशन है दे आर द डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड नेशन, वो भी विकासशील राष्ट्र या फिर निम्न विकास विकसित देश हैं। तो इन दोनों का जो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि देखो अभी जो है पूरे के पूरे विश्व में और वैश्विक स्तर पर जो है अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वह जो है अब कोई जो है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में युद्ध का नहीं है। सोशलिज्म का पक्ष यूएसएसआर था, कैपिटलिज्म का पक्षधर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन नेशन थे। अभी वैश्विक स्तर पे जो राजनीति खेली जाती है वो 2 आइडियोलॉजी, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है, समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य का नहीं है, बल्कि यह नॉर्थ वर्सेस साउथ है। नॉर्थ मतलब जो डेवलप्ड है, साउथ मतलब जो डेवलपिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जैसे जितने भी नॉर्दर्न नेशन है वो बहुत सारे ऐसे, अब जब देखोगे खास करके ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ है ना, ये इशू जब सबसे अधिक उभरा ना, क्लाइमेट चेंज का जब कॉन्फ्रेंस होता है उसमें ये चीज़ें बहुत उभर कर आती है। क्लाइमेट चेंज का जब कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें नॉर्दर्न वाले कहते हैं साउदर्न को कि भाई तुम अपने विकास जो है इतने कार्बन उत्सर्जन और कोयले से ना करो। तो साउदर्न वाला कहता है कि भाई तुमने जो कोयला जलाया है अब तक उसकी पहले भरपाई करो, ठीक है, हमें नई तकनीक दो, हमें फंड दो, हम नहीं करेंगे क्योंकि अब तुमने डेवलप्ड कर लिया है, तो अब हमें बोल रहे हो कि आप जो है कार्बन उत्सर्जन ना करो। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो भी तो जो है विकास और उन्नति की आकांक्षा रखते हैं, हमें अपने लोगों को भी तो देखरेख करनी है। बात समझ में आया? तो इसलिए हमेशा जो है इन दोनों देशों के बीच में, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक डिवाइड है, एक गल्फ है, एक रिफ्ट है, एक खाई है, और ये युद्ध के स्तर पर आइडियोलॉजिकली चलते रहते हैं। तो जब भी क्लाइमेट के लेकर चाहे पेरिस समझौता वगैरह हुआ या टोक्यो या कोयोटो सम्मेलन वगैरह होते हैं, या रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ों में ये सारे मसले उभर कर आते हैं। तो क्योंकि यह राजनीतिक और वैश्विक राजनीति का एक हिस्सा है, तो इसलिए यह प्रश्न को पूछा गया है कि वर्तमान परिदृश्य में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो सोशलिज्म कैपिटलिज्म के मध्य में नहीं बल्कि नॉर्थ और साउथ के मध्य में चल रहा है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो 1992 का सारे प्रश्न हो गए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में 1993 के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।